महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आई हूँ। आज का हमारा यह टॉपिक भारतीय कला और उसकी क्या विशेषताएं हैं इसे बताएगा। जैसा कि हम जानते हैं, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है उसके अंतर्गत इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया है कि हम अपने भारत को सही तरीके से जानें। हमारे भारत की क्या क्या खासियत है, किन किन क्षेत्रों में भारत जो है महारत हासिल किया हुआ है, ये हम नहीं जानते हैं, इससे हम अनभिज्ञ हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने ही देश के कला के बारे में, संगीत के बारे में, किसी भी काव्य के बारे में, कहने का अर्थ कि कला एक बहुत विस्तृत क्षेत्र है, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं और इसे बहुत हल्के में लेते हैं कि ये क्या है। कला कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि कला का एक अपना महत्व है मानव जीवन में। जब से मानव का जन्म हुआ, जब से मानव की उत्पत्ति हुई, जब से मानव इस समाज में आया, जिस तरह वो खाना पीना हर काम करता था जो जरूरी काम है, उसी तरह कला को भी वह साथ लेकर के चला। अब हम कह सकते हैं कैसे? तो इसका प्रमाण ये है कि प्राचीन काल में, पाषाण काल, पत्थरों का काल जो था, उस समय भी हम देखते हैं कि लोगों ने अपनी कला को अभिव्यक्त करने के लिए मूर्ति कला का सहारा लिया, चित्रकला का सहारा लिया, चाहे वो जैसा भी हो, कला के द्वारा उसने अपनी भावना को अभिव्यक्ति दी। इसलिए हम कह सकते हैं कि कला क्या है? कला सौंदर्य प्रदान करने वाली है, जो आनंद प्रदान करता है, सौंदर्य प्रदान करता है, जो आप अपने आत्मा को संतुष्ट करता है, वह कला है। तो आज का जो हमारा विषय है भारतीय कला और उसकी विशेषताएं, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत विस्तृत है इसका क्षेत्र, लेकिन आज मैं इसे आप लोगों को बहुत ही संक्षेप में बताऊंगी। लेकिन जो भी बताऊंगी, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो इसके प्रति जो आपकी भ्रांति है वो समाप्त हो जाएगी और आप एक नई चीज को अच्छे तरीके से जान सकते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में कला है, लेकिन हमारे यहाँ हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ दो प्रकार की कला है, एक उपयोगी कला और एक ललित कला। उपयोगी कला क्या है? जिसे हम आम दिन, हर दिन, या वो हमारी आवश्यकता है, उस कला को हम साथ लेके चलते हैं। जैसे कि पाक कला, भोजन बनाने की कला, यह एक कला है, बहुत आसान नहीं है भोजन बनाना। भोजन बनाना, अच्छा भोजन बनाना, उसको प्रस्तुत करना, ये सब एक कला है, लेकिन यह एक उपयोगी कला, ये हमें करना ही है। वस्त्र निर्माण कला, ये हमारे लिए आवश्यक है, हमारे लिए उपयोगी है, ये हमें करना ही है। बहुत तरह के उसमें आते हैं, आभूषण बनाना, तरह तरह के डिजाइनर, हम देखते हैं कि फर्नीचर आ रहे हैं, वो सारे कुछ, उन सारे में हम कला का प्रदर्शन पाते हैं। तो ये जितने भी कला है वो हमारी उपयोगिता के लिए भी हैं, अच्छे तो लगते हैं, साथ ही साथ उसमें हम देखते हैं कि वो उपयोगी भी हैं। लेकिन जो दूसरी कला है वह है ललित कला। पहला क्या? उपयोगी कला, और दूसरा ललित कला। ललित कला क्या है? जिससे हमें, हमारी आत्मा को, हमारे मनोमस्तिष्क को एक संतोष मिले, एक खुशी मिले, आनंद मिले, वह ललित कला है। कहा भी गया है कि ललित कला बाहरी प्रदर्शन नहीं है, वो आत्मा की अनुभूति है, वो भावों की अनुभूति है, वह ललित कला है। ललित कला को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। क्या क्या?
वास्तुकला। वास्तुकला को हम स्थापत्य कला भी कहते हैं। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो वास्तुकला का बहुत अधिक महत्व हम पाते हैं, क्योंकि हम जब भी जिस काल का भी हम इतिहास पढ़े, जिस शासक का इतिहास पढ़े, किसी पर्टिकुलर टाइम का इतिहास पढ़े, तो हम क्या देखते हैं कि उस समय के इतिहास के बारे में, उस समय के स्थापत्य के बारे में भी हमसे सवाल किया जाता है कि उस समय की कला कैसी थी, भारत की कला कैसी थी, यूरोप की कला कैसी थी, चीन की कला कैसी थी। हर क्षेत्र में कला का अलग अलग रूप होता है और विकसित होता है। हमारे यहाँ जो कला है वह भी ये वास्तुकला उपलब्ध थी और बहुत ही समृद्ध रूप में उपलब्ध थी। तो इसके बारे में पहले बता दिया जाए कि ये वास्तुकला, जैसा कि मैंने बताया कि स्थापत्य कला, स्थापत्य का मतलब क्या होता है, निर्माण कार्य, बड़े बड़े महल बनाना, भवन बनाना, बड़ी बड़ी इमारतें बनाना, बड़े बड़े सार्वजनिक धर्म स्थल बनाना, मंदिर बनाना, बौद्धों के बौद्ध स्तूप बनना, चैत्य बनना, विहार बनना, ये जितने कुछ है वह स्थापत्य कला के अंतर्गत आते हैं। और हम देखते हैं कि प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ स्थापत्य कला को बहुत अधिक महत्व दिया गया। बहुत के अवशेष या बहुत के प्रमाण हमारे सामने उपलब्ध नहीं है, लेकिन हमारे पास हड़प्पा सभ्यता के तो प्रमाण उपलब्ध है। हमने हड़प्पा सभ्यता के जो भग्नावशेष हैं उससे हमने क्या पाया, वहां हमने क्या देखा, वहां हमने देखा कि किस तरह वहां के लोग कितने माहिर थे इमारतों का निर्माण करने में। वहां जो नगर निर्माण हुआ वह कितना आधुनिक था। हम उसे कहते हैं वो एक नगरीय सभ्यता थी। इसका अर्थ क्या है कि वो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर थे, चाहे वो मोहनजोदड़ो हो, चाहे लोथल हो, चानूरड़ो हो, जितने भी नगर थे, ये नगर लगभग समान रूप से विकसित थे और इनका जो स्टाइल था वह एक जैसा था। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से अगर शुरू किया जाए तो हम मौर्य साम्राज्य देखते हैं, हम इंडिका पढ़ते हैं जिसमें मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के भवनों का वर्णन किया है, वहां के स्तंभ, वहां के मंडप का जो वर्णन किया है वह हमें यह बताने के लिए काफी है कि हमारे यहाँ की स्थापत्य कला या वास्तुकला वह कितनी समृद्ध थी। ना सिर्फ मौर्य काल के बाद हम शुंग काल में जाते हैं, सातवाहन काल में जाते हैं, हम वर्धन काल में जाते हैं, गुप्ता पीरियड का हम बहुत कुछ उपलब्ध है हमारे पास प्रमाण कि उस समय की स्थापत्य कला कितनी उत्कृष्ट कोटि की थी, कितनी समृद्ध थी। बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ और ये मंदिर भी वास्तुकला के एक बहुत प्रत्यक्ष एक अच्छे उदाहरण है हमारे सामने कि प्राचीन काल की वास्तुकला या स्थापत्य कला हम लोगों की कितनी अच्छी थी। स्तंभ, इमारतें तो बनती ही थी, स्तंभ भी बनते थे। स्तंभ या तो विजय स्तंभ होते थे या जैसा कि हमने ये पढ़ा है कि अशोक ने बहुत सारे पिलर बनवाए, बहुत सारे स्तंभ बनवाए, जिसमें उन्होंने अपने उपदेशों को या जो उनका जो प्रचार करने का तरीका था, अच्छी बातों को, उसे खुदवाया उन स्तंभों में। तो बहुत सारे स्तंभ बने। यह भी स्थापत्य कला का बहुत बड़ा नमूना है। मंदिर, हम देखते हैं बहुत सारे मंदिर आज उपलब्ध हैं। गुप्त काल के भी बहुत सारे मंदिर टूटे फूटे ही सही लेकिन उपलब्ध हैं। उसके बाद के भी बहुत सारे मंदिर हैं। दक्षिण भारत में हम जाए तो हम देखेंगे कि 900 ईस्वी, 800, 900, 1000 ईस्वी के बहुत सारे मंदिर उपलब्ध हैं जो हमें भारतीय स्थापत्य कला की समृद्धता को दर्शाते हैं, उसकी उत्कृष्टता को दर्शाते हैं। हमने तंजौर का जो चोल राजा के द्वारा बनाया गया तंजौर का मंदिर था, बृहदेश्वर मंदिर, उसे हम देखें तो वह तो एकदम से साक्षात जिसे कहा जाए कला का एक रूप। इतना विशाल मंदिर, इतना पुराना मंदिर, लेकिन आज भी आप जाइएगा
तो देखिएगा वो वैसे ही खड़ा है। चूंकि हम देखते हैं कि ये मंदिर, ये मीनारें, ये इमारतें इतनी अच्छी है, इतने दिनों बाद भी इस तरह से खड़ी है, इतनी चमकदार है, इतनी आकृष्ट करने वाली है, तो इसमें हम यह सोच सकते हैं कि उस समय के कलाकार जो हैं, जो बनाने वाले होंगे, वो कितने दक्ष होंगे, टेक्नोलॉजी कितनी उन्नत होगी, जो हमें ऐसे स्थापत्य कला का दर्शन हुआ इतने पहले। अब मंदिर की बात करें तो हमारे यहाँ 3 तरह के मंदिर, भारत में 3 तरह के मंदिर होते हैं मुख्य रूप से। एक है नागर शैली के मंदिर, जिसमें इस तरह से मंदिर का ढांचा होता है, और ये हम देखते हैं मुख्य रूप से उत्तर भारत में बनाए जाते हैं। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि राम मंदिर जो बनाया गया वह भी नागर शैली में ही बनाया गया है। एक है बेसर शैली और दूसरा है द्रविड़ शैली, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये द्रविड़ शैली क्या है? ये दक्षिण भारत के जो मंदिर होते हैं, बहुत तल होते हैं, 11 तल 15 तल ऐसे मंदिर होते हैं, इस तरह से उनका आकार होता है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे मूर्तियों का निर्माण बना हुआ होता है, बहुत ही सुंदर कलाकृति, जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे, चिड़िया, पशु पंछियों की मूर्तियां बनी होती है और बहुत ही सजीव चित्रण होता है। यह भारतीय स्थापत्य कला का एक जीता जागता स्वरूप है, जो अभी अगर हम जाए दक्षिण भारत के मंदिरों को देखने में, तो हम कह सकते हैं कि भारत की वास्तुकला या स्थापत्य कला कितनी उच्च कोटि की थी। स्तूप, बहुत सारे स्तूप बने। स्तूप क्या होते थे? महात्मा बुद्ध के निर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को बहुत जगह रखा गया। उन अस्थियों को जो रखने का जगह था, वो इस तरह से ऐसे करके गोल सा कटोरा जैसा एक जगह बनाया गया, वो स्तूप कहलाता था। इसके ऊपर में एक इस तरह का बना होता था, अंदर भी इसका जगह होता था, चारों तरफ प्रदक्षिणा का मार्ग होता था, ये घूमने का जगह होता था, सामने में एक गेट भी होता था। तो इस तरह स्तूप या बौद्ध धर्म के जो चैत्य होते थे वह भी इसी से संबंधित होते थे, और ये बहुत ही, ये भी जो है स्थापत्य कला का एक बहुत बड़ा नमूना है। हम सांची का स्तूप देख सकते हैं, भरूच का स्तूप हम देख सकते हैं, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन हमें यह बताता है कि प्राचीन भारत की कला जो है, वह स्थापत्य कला वह कितनी अच्छी थी, कितनी उच्च कोटि की थी। विहार, विहार क्या होता था? बौद्ध भिक्षुकों के रहने की जगह को विहार कहते थे। बड़े बड़े पहाड़ों को काटकर, उनकी गुफाओं को काटकर बहुत तरीके से बनाया जाता था कमरा, बड़े बड़े हॉल, जिसमें धर्म संबंधित चर्चाएं होती थी, बातचीत होता था, जहां भिक्षु आराम करते थे, सोते थे, बैठते थे, उनके लिए कमरे बने होते थे। ये कहां पर बना होता था? पहाड़ों को काटकर विहार होता था, किनका? बौद्ध भिक्षुओं का, जो बहुत सारे राजाओं ने अपनी शक्ति, धन देकर, अपने इच्छा से इन विहारों का निर्माण करवाया, और जो ये विहार निर्माण हुए, ये विहार स्थापत्य कला ये एक बहुत बड़े नमूना है। गुफाएं, बहुत सारी गुफाएं होती थी। प्राचीन काल में गुफाओं का निर्माण होता था, ऋषि मुनि तपस्या करने के लिए या किसी गूढ़ विषय पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन गुफाओं का प्रयोग करते थे। ये गुफाएं बहुत ही जंगलों में, पहाड़ों में हुआ करती थी, लेकिन इसका तरीका बनाने का, इसमें कुछ सुविधा तो रहती होगी वैसी कि जहां पढ़ लिख सके, जहां पे आदमी चिंतन मनन कर सके। और बाद के समय में हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म के द्वारा भी इन गुफाओं को महत्व दिया गया। तो इतने सारे जो है, ये वास्तुकला के एक, हमारे यहाँ जो उच्च कोटि की वास्तुकला का एक प्रमाण है। मंदिर भी बहुत सारे मंदिर होते थे, बड़े बड़े कैंपस होते थे, जहां पे तरह तरह की धार्मिक प्रक्रिया होती थी, कर्मकांड होते थे, तरह तरह के प्रवचन होते थे, तरह तरह के वाद विवाद होते थे धर्म से संबंधित।
तो इस तरह इनका निर्माण होता था। अगर हम बहुत बात कहें तो ये तो राजा बनवाते थे इमारत, या धर्म के क्षेत्र में मंदिरों का निर्माण होता था, लेकिन इसमें उस समय की जो विद्वता है, जो तकनीक है, जो ज्ञान है, वह जो कला है, जो सौंदर्य है, सब कुछ इसमें समाहित होता था, जिसे देख करके, जैसा कि मैंने कहा कि इन सब को देख करके आत्मसंतुष्टि होती है, बहुत खुशी होती है, अचानक मुंह से निकल जाती वाह क्या कलाकारी है। तो इस तरह से ये वास्तुकला या स्थापत्य कला है। अब हम मूर्ति कला की बात करते हैं। मूर्ति कला भी हम देखते हैं प्राचीन काल से ही मूर्ति कला के दर्शन में होते हैं। हम हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई हुई तो उसमें कांसे की नर्तकी की मूर्ति निकली, तो यह भी पता चला कि कांस धातुओं के भी मूर्ति बने होते थे। बहुत सारे देवी देवता गंधर्व के बने होते थे मूर्ति। बहुत सारे जगह में हम देखेंगे नारी की मूर्ति, बहुत जगह देखेंगे तरह तरह के खिलौने के साथ तरह तरह के यक्ष यक्षिणी की मूर्ति। ये सब प्राचीन काल से ही बनते थे, जो या पत्थरों के होते थे, मिट्टी के होते थे, लकड़ी के भी होते थे। तो लकड़ी के और मिट्टी के तो अब तक उपलब्ध नहीं है वो मूर्ति, लेकिन आज भी बहुत सारी मूर्तियां जो पत्थरों की बनी थी, जो धातुओं की बनी थी, वह हमारे पास उपलब्ध है, जो बताती है कि मूर्ति कला कितनी विकसित थी। मूर्ति की भाव भंगिमा, मूर्ति का जो स्टाइल है, जिसे देख करके पता चल जाता है कि ये मूर्ति क्या कहना चाह रही है। मूर्ति का भाव, एक मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है तो उसमें भाव भी भर देता है। यह मूर्ति कला की बहुत बड़ी विशेषता है, उस कलाकार की बहुत बड़ी विशेषता है जिसने ऐसी मूर्ति बनाई। जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारे खिलौने बने, मुद्राएं बनी, बहुत सारी धातु से निर्मित बहुत सारे मूर्ति या बहुत सारे फूल पत्ती पौधे गमले का जो निर्माण हुआ। आभूषण, ये भी देखते हैं कि प्राचीन काल की पत्थर की मूर्ति है, लेकिन उनके हाथ में कंगन, गले में हार, पैरों में पायल, वो इतनी तराशी हुई है, इतने तरीके से बनाई गई है कि उसे देखकर किसी का भी मन अनायास ही चकित हो जाता है या मन खुश हो जाता है कि वाह क्या कलाकारी थी उस समय। इसी तरह मिट्टी और पाषाण के बने हुए बहुत सारे पशु पंछियों की मूर्ति भी है। अब हम बात करेंगे चित्रकला। चित्रकला भी भारत में बहुत पुराने समय से चली आ रही है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आदि काल, पाषाण काल में जब लोग गुफाओं में रहते थे, वहां पर भी वो चित्रकारी किया करते थे, अपने भावों की अभिव्यक्ति को लेकर के वह चित्रकारी किया करते थे। तरह तरह के ये मनुष्य का फोटो, पशु पंछियों का फोटो वो दीवार में बनाया करते थे गुफाओं के अंदर। और सोचिए कि कितनी बड़ी बात थी कि वो गुफा जो अंधेरे होते थे, अंधकारमय होते थे, उसमें भी वो बनाते थे। यानी कि कितना उनकी क्या सोच रही होगी, कितना वो किस भाव को वो अभिव्यक्त करना चाहते होंगे। तो ये सारी बातें हमें चित्रकला के द्वारा मिलती है। अब हम आते हैं पाषाण काल, हड़प्पा काल में। हड़प्पा काल में तो हमारे पास बहुत सारे चित्रकला के प्रमाण मौजूद हैं। चाहे मोहनजोदड़ो देखें, हड़प्पा देखें, लोथल, चानूरगढ़ो, ये इतने सारे जगह हैं। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि पत्थरों से यानी शैल चित्र से लेकर के अब जो है मिट्टी पे, ईंटों पे तरह तरह की चित्रकारी की गई। और ये चित्रकारी जो है बहुत आगे बढ़ते गई, हर समय ये विकसित होती गई। अब हम बात करें तो आज के समय में बहुत सारे भारत की जो चित्रकला वो बहुत ही विकसित है। हर क्षेत्र की अपनी अपनी चित्रकला है। गुजरात की गुजराती शैली, राजस्थान की राजस्थानी शैली, पटना कलम शैली, तो इस तरह की बहुत सारी शैलियां हैं जो स्थानीय क्षेत्रीय स्तर की हैं, लेकिन अपनी जो उसकी विशेषता है उस चित्रकला की,
उसके कारण वह विश्वविख्यात हो गई है। बहुत सारी चित्रकारी हम देखेंगे कि मधुबनी पेंटिंग जो होता है, या मुगल काल का जो बहुत सारा पेंटिंग होता है, वो सारा कुछ चित्रकारी वो इतनी अनोखी थी कि वो एक जगह सिमट के नहीं रह गई, बल्कि आज वो विश्व स्तर पे वो देखी जाती है। हम अगर इसकी बात करें, चित्रकला की बात करें, तो हमें कुछ चित्रकारों को भी जानना चाहिए, जैसे कि एक राजा रवि वर्मा, ये बहुत बड़े चित्रकार हुए। हम बहुत सारे देवी देवताओं के जो फोटो देखते हैं, चित्र देखते हैं, उसमें बहुतों को उन्होंने बनाया। बहुत ही मनमोहक ऐसी चित्र है जिसमें एक एक भाव परिलक्षित होते हैं, उसमें एक एक भाव दिखते हैं। इतने मन से बनाया गया है कि लगता है कि वो चित्र बोल रहा है। तो ये राजा रवि वर्मा हुए, अवनींद्र नाथ चटर्जी हुए, इला अरुण मेनन हुई, अभी हाल फिलहाल में एक थे मकबूल फिदा हुसैन, वो हुए। तो बहुत सारे चित्रकार हैं जिनका नाम जो है थोड़ा तो मुश्किल है याद करना, लेकिन इसे शारदा चरण वकील हैं, प्रकाश बरुआ हैं, क्षितेंद्र कुमार हैं। ये सारे जो चित्रकार हैं, इन्होंने अपनी चित्रकारी से विश्व में ख्याति प्राप्त की है। इसके साथ ही क्या हम देखते हैं कि चित्रकला भी 3 भागों में बटी होती थी। भित्ति चित्र, जैसा कि मैंने बताया, दीवानों पे चित्र बनाना, चित्रपट कपड़े पे, कागज पे या चमड़े पे जो चित्र बनते थे वो ये चित्रपट कहलाते थे। फलक चित्र क्या कहते थे, जो कास्ट में यानी लकड़ी में, पत्थरों पे बनाए जाते थे। हम चित्रकला का बहुत अच्छा उदाहरण हम अजंता की गुफाओं में देख सकते हैं। अजंता की गुफाओं में जो चित्रकारी की गई है वह आज भी एक विशिष्ट कोटि की चित्रकारी है, जिसमें भाव भंगिमा तो अच्छी है ही, रंगों का जो कलेक्शन होता वो भी बहुत अच्छा किया गया है। जो फूल पत्ती बेल बनाए गए हैं वो भी बहुत ही सजीव जिसे हम कह सकते हैं, उस तरह के चित्रण हमें अजंता की गुफाओं में या कैलाश मंदिर में देखने को मिलता है। तो इस तरह चित्रकला को भी हमने बताया कि भारत की चित्रकला प्राचीन काल से लेकर अभी तक वो निरंतर बढ़ते जा रही है। और आज की नहीं, हम प्राचीन काल की भी बात करेंगे, कैलाश मंदिर या अजंता या एलोरा की गुफाएं या एलिफेंटा की गुफाएं, इन गुफाओं में इन सारी कलाओं का दर्शन हमें बड़े अच्छे से होता है। अब हम बात करेंगे सप्तक, संगीत कला। सप्तक सारेगामापाधानी जो होता है वो सप्तक है। कहा जाता है संगीत का जो उदय हुआ, संगीत का जो की शुरुआत जो हुई वह ब्रह्मा के द्वारा हुई। हम जानते हैं संगीत की जो देवी है वो कौन है, माँ सरस्वती। साथ ही साथ हम देखते हैं कि भरत मुनि ने किस तरह से संगीत को नए तरीके से रखा, उसने शिव को सुनाया। तो इस तरह से प्राचीन धर्म ग्रंथ हमें संगीत के बारे में बताते हैं। कहा जाता ओम से संगीत की उत्पत्ति हुई है। ऋग्वेद में हम देखते हैं बहुत जगह डमरू, बांसुरी, वीणा, ऐसे ऐसे बहुत सारे वाद्य यंत्रों का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। सामवेद जो है, जैसा कि हमने बताया बहुत बार, वो गायन कला पर ही गेय है, उसको गाया जाता है, उसको गा करके ही पढ़ा जाता है। सामवेद को अगर कहा जाए तो सामवेद उस संगीत का आधार ही है। तो इस तरह संगीत कला भी हमारे यहाँ बहुत उच्च कोटि की है। और इसके अंतर्गत संगीत में कहा गया है कि संगीत में क्या क्या है, गाना भी है, वादन बजाना भी है, नृत्य भी है, सब मिलाकर के संगीत बनता है। तो इस तरह हमारे भारत में संगीत कला के जब हम बात करें तो उसके साथ हम शास्त्रीय नृत्य की भी हम बात करेंगे। शास्त्रीय नृत्य जो है वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम कह सकते हैं कथकली जो है उत्तर भारत में इसको किया जाता है। ये कथक अलग है और कथकली अलग है, इस बात को याद रखिए।
कथक जो है ये कथा यानी किसी कहानी को कहने का, नृत्य के माध्यम से कहानी कही जाती है कथक कला में। इसकी भी दो शैली है, एक है जयपुरी शैली, एक है मुगल शैली। दूसरा है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम यह जो है तमिलनाडु की एक कला है, नृत्य कला। कथकली जो है यह कथकली केरल की है। कुचिपुड़ी कथकली जो है ये आंध्र प्रदेश की है। कुचिपुड़ी जो है केरल की है। ओडिसी जो है वो उड़ीसा की है। मोहिनीअट्टम केरल की है और मणिपुरी जो है मणिपुर की है। तो ये जितने भी नृत्य हैं वह अपने आप में एक खासियत लिए हुए हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हर सभी में जो वस्त्र जो परिधान होते हैं, जो ड्रेस होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। सभी में नृत्य के द्वारा ही, लेकिन सब में भाव भंगिमा अलग अलग होती है। तो यह एक संगीत कला और नृत्य कला जो है यह भी हमारे भारत की एक बहुत बड़ी कला है। अब हम बात करते हैं काव्य कला। काव्य कला में दो पक्ष हम रख सकते हैं, एक भाव पक्ष का और एक कला पक्ष। काव्य कला के बारे में कहना भी बहुत आसान या बहुत छोटे समय में नहीं कहा सकता है। काव्य यानी किसी भी बात को कविता के द्वारा, गा करके, छंद के द्वारा, चौपाई के द्वारा, दोहा के द्वारा जब हम प्रस्तुत करते हैं वो काव्य कला होता है। और इसके ये जो कहने का तरीका होता है, ये जो छंद के द्वारा कहा गया, कविता के द्वारा कहा गया, यह भी मन को बहुत ही सुकून देता है, मन को बांध के रखने वाला है। एक नई आकर्षण शक्ति इसमें होती है। तो ये सारी कलाएं भारत की महत्वपूर्ण कलाएं हैं। अब अगर बात किया जाए कि क्या विशेषताएं हैं, तो बहुत संक्षिप्त में मैं आपको विशेषताएं बताना चाहूंगी। भावों की अभिव्यक्ति, जितनी भी कला है इसमें भाव दिखते हैं। मूर्ति कला है, अगर किसी मूर्ति को बनाया गया है उसमें दिखाने की कोशिश की गई है कि यह बहुत दुखी है, तो उस मूर्ति कला को देख करके पता चलता है। किसी को कोई मूर्ति देख करके पता चलता है कि ये बहुत ही उत्साहित है। तो भावों की अभिव्यक्ति हमारे कला की मुख्य विशेषता है। आकृति की प्रधानता, आकृति है उसमें हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा नहीं कि मॉडर्न आर्ट जैसा कुछ ऐसे फैला हुआ, ऐसा नहीं, उसमें एक आकृति है। सजीवता, आज भी हम देखें बरसों पुराने मूर्ति कला को देखें, स्थापत्य कला को देखें, हम चित्रकला को देखें तो हमें सजीव लगता है। वो कलाकार की ऐसी कलाकारी है कि आज भी वो कला जो हमारे सामने है वो बिल्कुल सजीव दिखती है, जैसे अभी वो बोल पड़ेगी। आध्यात्मिकता, जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे देश में धर्म का बहुत अधिक महत्व है, आध्यात्म का बहुत अधिक महत्व है। तो जितनी भी कलाएं हैं उसमें आध्यात्मिकता का पुट है, आध्यात्मिकता का प्रभाव हम उसमें देख पाते हैं। धर्म प्रधान, हमारे जितने भी कला के जितने क्षेत्र देखते हैं उसमें मैक्सिमम में हम देखेंगे धर्म प्रधान है। निरंतरता, हर बार हम देखते हैं वो बिना रुके वो आगे बढ़ते ही गया है, उसमें सुधार हुआ है, वो विकसित हुआ है, उसमें और कुछ नया जुड़ गया है। लेकिन कहीं पर हम ये नहीं देखते कि वो समाप्त हो गया और फिर से कुछ दिन के बाद, ये हमेशा निरंतर, कोई भी कला जो है निरंतरता इसमें बनी हुई है। कलाकारों का समर्पण, बहुत सारे कलाकारों ने बड़े बड़े मंदिर बनाए, बड़े बड़े भित्ति चित्र में नक्काशी की, बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाए, लेकिन इन्होंने अपने नाम को नहीं लिखा, अपने नाम के लिए इन्होंने काम नहीं किया। इन्होंने जो भी काम किया बस आत्मसंतुष्टि के लिए किया, और आज उनके काम से हम संतुष्ट होते, हमारे आत्मा को संतुष्टि मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी बात है कि भारत की जो कलाएं हैं वह बहुत सारी विशेषताओं को लिए हुए है, और यही इसकी विशेषता है। तो इसके साथ ही मैं आज का ये चैप्टर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।